नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम इजराइल सीरिया संघर्ष के ताज़ा हालात और अमेरिका में एपस्टीन से जुड़ी फाइलों को लेकर ट्रंप प्रशासन पर उठते सवालों पर चर्चा करेंगे। साथ ही कार्यक्रम के अंत में आज की कुछ और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। भारत की निमिषा प्रिया मामले में बारीकी से नजर। विदेश मंत्रालय ने कहा, स्थानीय अधिकारियों और निमिषा के परिवार के संपर्क में। रूस के साथ व्यापार को लेकर नेटो प्रमुख के बयान पर प्रतिक्रिया। कहा, ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता। जर्मनी और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक समझौता। केसिंगटन संधि के तहत सुरक्षा और रक्षा सहयोग। संकट की स्थिति में पारस्परिक सहायता का वादा। जर्मनी ने अवैध अप्रवासन से निपटने में ब्रिटेन की सहायता का दिया भरोसा। यूक्रेन की संसद ने यूलिया स्विरिडेंको को पीएम पद के लिए दी मंजूरी। 450 सीटों वाली संसद में 262 सदस्यों ने स्विरिडेंको के पक्ष में किया मतदान। अमेरिका के साथ खनिज सौदे में निभाई थी अहम भूमिका। ईयू दूसरी बार रूस पर नए प्रतिबंध पैकेज को मंजूरी देने में रहा विफल। स्लोवाकिया और माल्टा ने किया विरोध। पूर्व रूसी राष्ट्रपति मेदवेदेव का बड़ा बयान। कहा, रूस को पश्चिमी देशों पर हमला करने के लिए रहना चाहिए तैयार। पूर्वी इराक में स्थित एक हाइपर मार्केट में लगी भीषण आग। कम से कम 61 लोगों की मौत। एक सप्ताह पहले ही हुआ था मॉल का उद्घाटन। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका के दबाव में आकर इजराइल ने सीरिया में हमले फिलहाल रोक दिए हैं। वहीं सीरिया के नेता अल-शरा ने इस विवाद के केंद्र में रहे ड्रूज समुदाय के संरक्षण की बात कही है। तनावग्रस्त इलाके से सीरियाई सुरक्षा बल भी वापस लौटने लगे हैं। आज हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि सीरिया में इजराइल के हमलों का मुख्य कारण क्या है। क्या ये सिर्फ ड्रूज समुदाय तक सीमित है या इसके पीछे कुछ और कारण भी हैं? ये रिपोर्ट देखिए। सीरिया में जंग है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले करीब 1.5 दशक से सीरिया किसी न किसी रूप में युद्ध और क्षेत्रीय शक्तियों के वर्चस्व का अखाड़ा बना हुआ है। बशर अल असद के परिवार के दशकों के शासन के अंत के बाद एक उम्मीद जरूर बनी थी, लेकिन सांप्रदायिकता की जड़ें इतनी गहरी हैं कि बार बार ज्वाला बनकर धधकने लगती हैं। ताजा मामला शिया इस्लाम में अपनी जड़ें तलाश करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय ड्रूज के साथ हुई झड़प के बाद शुरू हुआ, जब इन्हें बचाने के नाम पर इजराइल ने सीरिया पर हमला बोल दिया। इजराइल ने इन हमलों में प्रेसिडेंशियल पैलेस के निकट सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन पश्चिम एशिया विवाद की आग दूसरे इलाकों में न फैल जाए, इसके लिए तुरंत अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी, खासतौर से अमेरिका हरकत में आया और सभी पक्षों को संघर्ष विराम के लिए सहमत कर लिया। इसकी जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक्स पर दी कि सभी पक्ष भयावह स्थिति को समाप्त करने पर सहमत हो गए हैं। इसके बाद सीरियाई राष्ट्रपति अल-शरा टीवी पर आए और ड्रूज समुदाय की रक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया। फिर सीरिया ने हिंसा प्रभावित स्वेदा इलाके से सेना को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। दरअसल ड्रूज मुख्यतः दक्षिणी सीरिया और गोलान की पहाड़ियों में बसे हैं। स्वेदा में ये बड़ी संख्या में आबाद हैं। इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए सशस्त्र समूह गठित कर रखा है। पिछले हफ्ते जब ड्रूज समुदाय के लोगों ने एक नाका लगाया तो स्थानीय बेदुइन कबाइलियों से झड़प हो गई। फिर दोनों समुदायों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अपहरण, हत्या, आगजनी और लूटपाट की घटनाओं ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन जघन्य अपराधों में अल-शरा की सेना के हाथ भी खून से रंगे होने के आरोप लगे। हिंसा में 300 से अधिक लोगों की जान जाने और 27 लोगों को तुरंत फांसी पर चढ़ा दिए जाने की बात सामने आई। सरकार और ड्रूज समुदाय के बीच तनाव का एक कारण ड्रूज मिलिशिया को निशस्त्र करने की मांग बताया जा रहा है। अल-शरा सभी हथियारबंद लड़ाकों को सेना के तहत लाना चाहते हैं। समुदाय अपने अलग वजूद को बरकरार रखने के कारण अब तक किसी समझौते से दूरी बनाए हुए है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि लड़ाई सांप्रदायिक थी तो इजराइल इसमें क्यों कूद पड़ा। दरअसल सीरिया के गोलान पहाड़ी के बड़े हिस्से पर इजराइल का दशकों से कब्जा है और इस इलाके में बसे ड्रूज को अपना नागरिक मानता है।
इजरायली सेना से लेकर सरकारी विभागों में ड्रूज समुदाय के लोग नौकरी करते हैं। इजराइल ने उन्हें अपना मानते हुए उनके बचाव में सीरिया पर हमला कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि हिंसा सीमा से लगे इलाके में हुई, लेकिन इजराइल ने हमला दमिश्क में सैन्य ठिकानों पर किया। इजराइल सत्ता परिवर्तन के बाद से सीरिया के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। उसे डर है कि बशर अल असद द्वारा छोड़े गए रासायनिक समेत दूसरे हथियार नए शासकों के हाथ न लग जाएं, जो बाद में उसके लिए मुसीबत न बन जाएं। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सी कटोच, विदेशी मामलों के जानकार और सामरिक मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। कटोच साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपके सामने यही रखेंगे कि जब से सीरिया में बशर अल असद का वहाँ पर तख्ता पलट हुआ है, तब के बाद हमने देखा है कि इजराइल कई बार वहाँ पर हमला कर चुका है, और अभी जो हालिया घटनाक्रम है उसमें ड्रूज समुदाय का नाम आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इजराइल के हमलों के पीछे सिर्फ और सिर्फ ड्रूज समुदाय है या अन्य कुछ और कारण भी हैं? धन्यवाद जोशी जी। देखिए, जहाँ तक इजराइल की बात है, उन्होंने गोलन हाइट्स के ऊपर तो बहुत पहले से कब्जा किया है, और उनके नक्शों में वो बाकी बेशक अरब देश वो बोलते हैं ऑक्युपाइड एरिया है, लेकिन उन्होंने इसको पूरा अपनी तरफ से कंट्रोल कर दिया है और गोलन हाइट्स को वो अपना ही इलाका मानते हैं। अब जब बशर अल असद वहाँ पर थे, तो उस समय पर सीरियन आर्मी की तरफ से इजराइल के ऊपर कोई अटैक नहीं होता था, और काफ़ी इलाका इजराइल ने वहाँ पर उन्होंने कंट्रोल कर रखा था। लेकिन जैसे ही कू हो गया दिसंबर में, बशर अल असद को सत्ता छोड़ने पड़ी और वो चले गए फिर रूस को। उसके बाद जुलानी, जो पहले टेररिस्ट मानते थे उनको, अहमद अल शारा उसका नाम जुलानी है, अल जुलानी उसका नाम भी कहते हैं, तो वो जब पावर में आ गया, और जो पहले उसका जो ग्रुप था वो नोटिफाइड टेररिस्ट ग्रुप था। अब जाके स्थिति और बदल चुकी। एक तरफ से तो इजराइल को फायदा हुआ, क्योंकि जहां पर बशर अल असद की जो सरकार थी वो पूरी की पूरी तरह से ईरान के साथ मिली हुई थी, तो अब जाके वो कांटा उनसे निकल गया। लेकिन अभी इजराइल को ये खतरा है कि जो जुलानी अभी आया है वो है तो खैर टेररिस्ट ही, और उसने अपना एजेंडा ही चलाना है। तो ये तो एक बात है। अब क्या, अब इस सीरिया में अगर आप देखोगे तो सदर्न सीरिया में कुछ दिन पहले जो इस समय की सरकार है, जुलानी की सरकार है, उन्होंने क्या किया कि अल्लावाइट्स के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा हमले किए और हज़ारों की तादाद में उनको मार दिया। ये तो खैर हम मानते हैं अल्लावाइट, क्योंकि वो बशर अल असद के लोग थे, वो 1 to 1 हम ये मान सकते हैं। लेकिन अभी उन्होंने अपनी निशानी जो है ड्रूज के ऊपर की, और ये इनका सुवायदा जो प्रोविंस है बिल्कुल साउथ में, जो ड्रूज मेजॉरिटी एरिया है, वहाँ पर जाके उन्होंने पूरी तरह से उसी प्रकार से कंट्रोल करना चाहा जैसे कि बाकी सीरिया के ऊपर उनका कंट्रोल है। लेकिन ड्रूज वो नहीं चाहते थे, और इसी दौरान 13, 14, 15 तारीख को ये जब लड़ाई हुई तो तकरीबन 400 सिविलियन वहां पर मारे गए ड्रूज के। अभी इजराइल को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इजराइल के सेना में, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया, उनकी सेना में गोलन हाइट्स के कई लोग जो हैं वो ड्रूज के हैं, और वो उनकी सेना में भी हैं। वो सब आईडीएफ के हैं, हथियार के साथ काम करना जानते हैं और लड़ना जानते हैं। लेकिन इजराइल नहीं चाहता था कि ये ड्रूज अपने भाई बंधुओं को मदद के लिए वहां पर जाएं। उन्होंने कहा ये लड़ाई वहां से बढ़ जाएगी, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये मामला हम खुद से ही निपट लेते हैं। यहाँ पर आके मुझे लगता है इजराइल की सेना बीच में आ गई, और उन्होंने वहाँ पर जो इनकी डिफेंस मिनिस्ट्री है, वो फोटोग्राफ भी आपने दिखाए होंगे, वो बिल्कुल तबाह कर दी। रिपब्लिकन गार्ड की फैसिलिटी है, वहाँ पर भी वो अटैक हुआ, और प्रेसिडेंट गार्ड के कंपाउंड में बिल्कुल साथ में जाके उन्होंने अटैक किया, जिससे कि अभी जुलानी साहब ने प्रेसिडेंशियल पैलेस छोड़ दिए है, कहीं छुपा हुए हैं वो। ये मैं समझता हूँ जिस प्रकार से जुलानी अपना कंट्रोल लाना चाहते हैं सीरिया के ऊपर, ये मुझे लगता है इजराइल को लगता है उनकी सिक्योरिटी को खतरा है, और वो ये कम से कम इन माइनॉरिटीज को टारगेट नहीं करना देंगे। क्योंकि एक तरफ से अगर आप सोचोगे, ये जो ड्रूज की माइनॉरिटी है सुबैदा में, ये एक तरह से प्रोटेक्टिव शील्ड है इजराइल के लिए। और यहाँ पर अगर सीरिया के लोग, अगर सीरियन आर्मी के लोग अगर वहाँ पर आ गए,
तो इजराइल समझता उनके ऊपर खतरा है। कटौर साहब, यहाँ पर सवाल ये आता है कि जब वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ था उसके बाद इजराइल ने लगातार वहाँ पर हमले किए थे। इजराइल का ये कहना था कि असद के शासन में कई इस तरह के हथियार वहाँ पर हो सकते हैं, केमिकल वेपन वहाँ पर हो सकते हैं जो इजराइल के लिए खतरा बन सकता है। तो इजराइल ने लगातार हमले किए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो जुलानी जिनकी आप बात कर रहे हैं उन्होंने अपने संबंध पश्चिमी देशों के साथ जिस तरह से बनाए, अमेरिका ने तक HTS को जो आतंकवादी संगठनों की लिस्ट है उससे बाहर कर दिया। तो कहीं ना कहीं इजराइल को कोई बहाना नहीं मिल रहा था। तो ड्रूज के जरिए जिस तरह से दमिश्क में दूसरी जगहों पे जो सैन्य ठिकाने हैं वहाँ पर निशाना लगाया गया, तो कहीं ना कहीं मकसद ये तो नहीं था कि जो हथियार वहाँ पर पहले से जमा है उनको खत्म कर दें? नहीं, देखिए, इजराइल को तो वो खतरा था ही क्योंकि जो असद की फौज के पास वो जो हथियार थे और कई मात्रा में वो हथियार थे, वो अभी ये जुलानी के जो ग्रुप्स हैं उनके पास ना चला जाए और इंस्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी और वही ग्रुप जो है फिर इजराइल को टारगेट कर सकते हैं। ये मैं मानता हूँ ये एक प्रॉब्लम था, लेकिन अभी अगर फर्ज करो अगर जुलानी ड्रूज के ऊपर अटैक नहीं करते, उनका ग्रुप नहीं करता, तो ये प्रॉब्लम आगे खड़ा नहीं होना था। मुझे लगता है ये सदर्न सीरिया जो है, एक तरफ से इसमें शांति आ गई थी, जब अल्लावाइट मार दिए थे तो मेरे ख्याल से वो मामला खत्म हो गया था। ये मुझे लगता है जो जुलानी साहब की गलती है, ये उनको ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन जैसे वो कहते हैं ना कि जो लेपर्ड जो होता है वो अपने स्पॉट्स को बदल नहीं कर सकता है। एक टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट की सोच ही है उसकी। जुलानी आप कुछ भी बोलिए, बेशक उसने अभी सूट पहना है, 3 पीस सूट पहना है, वेस्टर्न कैपिटल्स के लोग उसके साथ हाथ मिलाते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी उसके साथ हाथ मिलाए, मुलाकात की जी। लेकिन बात यह है उसके जो औकात है वो वही रहेगी। जो बिल्ली की पूंछ सीधी नहीं होती है, इसकी भी पूंछ सीधी नहीं होने वाली है। जो सोच है उनका, वो मुझे नहीं लगता है जुलानी साहब का सोच है एक देश बनाने का। और ये जो ड्रूज के ऊपर हमला किया, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, बहुत छोटी कम्युनिटी है ड्रूज की, उनको इस प्रकार से हरकत करना मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत था। और ड्रूज वो खुद भी लड़ाकू है, उन्होंने भी खैर वो रेजिस्टेंस की, लेकिन जो इजराइल के ड्रूज हैं वो बीच में ना आ जाए, इसलिए मुझे लगता है इजराइल ने ये मेरे अपने सोच से इजराइल ने ये कदम उठाया है। ठीक है, कटौर साहब हमारे साथ बने रहिए, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। इस साल का जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट पे डाल देंगे, हर महीने ब्याज का पैसा आता रहेगा। अगर रेगुलर इनकम ही चाहिए तो आप वो पैसे फिक्स्ड इनकम फंड्स में डाल दो। वो क्या होता है? फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए ब्याज देने वाली कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सिस्टमेटिक विथड्रॉवल प्लान से आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी आता रहेगा। म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अमेरिका की राजनीति में एपस्टीन से जुड़ी फाइलों का मामला काफी सुर्खियों में है।
इस मामले को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप प्रशासन पर अपने चुनावी वादे से पलटने के आरोप भी लग रहे हैं। बीते करीब 2 दशक से ये मुद्दा लगातार अमेरिकी राजनीति में चर्चा का विषय रहा है और एक बार फिर ये सुर्खियों में है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि ये मामला क्या है और क्यों इसको लेकर ट्रंप प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। यूक्रेन में संघर्ष विराम के अलावा राष्ट्रपति ट्रंप एक और मुद्दे पर अपने ही समर्थकों के बीच घिरते नजर आ रहे हैं। ये मुद्दा है यौन शोषण मामले में अपराधी रहे जेफरी एप्स्टीन का। दरअसल ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति बनने से पहले चुनाव प्रचार के दौरान एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की घोषणा की थी, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन अपना ये वादा पूरा करने में आनाकानी कर रहा है, जिसको लेकर ट्रंप के मागा समर्थकों से ही उन्हें विरोध झेलना पड़ रहा है। जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक कुख्यात यौन तस्कर और अरबपति फाइनेंसर था। उस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप लगे। एप्स्टीन पर शीर्ष राजनेताओं और मशहूर हस्तियों के लिए नाबालिगों की तस्करी करने के भी आरोप थे। ऐसे एक मामले में एप्स्टीन को 2008 में 18 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। इस तरह के मामलों में एप्स्टीन को और कई साल जेल की सजा होने की संभावना थी। हालांकि उससे पहले एप्स्टीन ने 2019 में ही जेल में ही आत्महत्या कर ली थी। बीते करीब 2 दशक से ये मुद्दा लगातार अमेरिकी राजनीति में चर्चा का विषय रहा है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद बड़ी संख्या में उनके समर्थक इस मुद्दे से पर्दा हटने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में ट्रंप प्रशासन के पारदर्शिता के अपने वादे से पीछे हटने पर मागा समर्थक नाराज नजर आ रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने फरवरी में एप्स्टीन से जुड़े कुछ दस्तावेज सार्वजनिक किए थे, लेकिन उनमें कोई अहम नई जानकारी नहीं थी। विभिन्न सर्वेक्षणों के मुताबिक ज्यादातर अमेरिकियों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन इस मामले में जानकारी छिपा रहा है। विभिन्न रिपोर्ट्स के मुताबिक खुफिया दस्तावेजों में एप्स्टीन से जुड़े कई प्रभावशाली लोगों के भी नाम शामिल हैं। वहीं बीते दिनों अरबपति इलॉन मस्क ने भी इस मामले में राष्ट्रपति ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाया था। मस्क ने एक्स पर लिखा था कि राष्ट्रपति ट्रंप भी एप्स्टीन की क्लाइंट लिस्ट में शामिल हैं, इसलिए वो दस्तावेज सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन इस तरह की किसी भी लिस्ट की मौजूदगी को लगातार खारिज कर रहा है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने एप्स्टीन से जुड़े विश्वसनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का समर्थन तो किया है, लेकिन वो इस मामले को बोरिंग बता रहे हैं। बीते दिनों जब उनके समर्थकों ने इस मामले को लेकर FBI और अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी के खिलाफ मोर्चा खोला तो ट्रंप उनके बचाव में उतर गए थे। अब ट्रंप ने इस मामले पर सवाल उठाने वाले अपने समर्थकों को कमजोर बताया है। वहीं अमेरिका न्याय विभाग ने पूर्व FBI निदेशक जेम्स कॉमी की बेटी और जेफरी एप्स्टीन से जुड़े मामलों में वकील मॉरिन कॉमी को बर्खास्त कर दिया है। विपक्षी डेमोक्रेट्स के अलावा कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी के ही स्पीकर माइक जॉनसन भी न्याय विभाग से इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग कर चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने ही समर्थकों में फैल रही असंतोष की इस गुत्थी को सुलझा पाते हैं या नहीं। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सी कटोच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी और सामरिक मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कटोच साहब, ये जो अमेरिका की राजनीति में ये मामला चल रहा है एप्स्टीन फाइल्स का, क्या कुछ कहेंगे आप? कितनी परेशानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ये खड़ी कर सकता है वहाँ पर? इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए एक बहुत एम्बैरेसमेंट है ये, और ख़ास करके क्योंकि इलॉन मस्क जो उनके पहले समर्थक थे वो अभी उनसे विरोध कर रहे हैं। और एक्स में भी उन्होंने पहले ये साफ कर दिया था कि एप्स्टीन फाइल में प्रेसिडेंट ट्रंप का भी नाम है। उस टाइम उन्होंने बताया, बाद में उन्होंने ये रिट्रैक्ट कर दिया, बोलता मैं कुछ ज़्यादा बोल चुका हूँ और ये बात सही नहीं है। अभी कुछ लोगों ने जिन्होंने एप्स्टीन फाइल का जिक्र करते हैं, उन्होंने बोला पूरी क्लिप तो हमने देख लिया है, लेकिन 1 मिनट का हिस्सा बीच में गायब है। उसमें कितना सच है या सच नहीं है इस समय पर यह मालूम नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात की हैरानगी है, अगर इतने सालों से ये केस चल रहा है, अगर उस प्रेसिडेंट ट्रंप का कहीं भी वहां पर फोटो होता, उसका कहीं ना कहीं रिकॉर्ड डुप्लीकेट किसी ने कर लिया होता अभी तक, खास करके जब डेमोक्रेट 4 साल पावर में रहे। तो अगर उसका रिकॉर्ड कहीं नहीं है और कहता है बस सिर्फ एक ही जगह पर उस फाइल में ही और वो प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं दिखा रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये बात मुझे वो सही लगती नहीं है।
इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप को इसके ऊपर एम्बैरसमेंट है, मानता हूं, लेकिन कोई खास फर्क उनको पड़ेगा इस समय पर मुझे लगता नहीं है। ये काफ़ी आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कटोच साहब कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो अमेरिका के इतिहास में सबसे ज़्यादा उन्होंने अगर किसी को घेरने की कोशिश की तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं। और ये आप जो एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता तो उस समय ये ज़रूर निकल के आता, इसको एक बार दोबारा आप किस तरह से जोर देकर कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो सिर्फ ये लगता है कि ये एक तरफ से जहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रंप की बात है, पूरी यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये डिवाइडेड है। और क्योंकि इतनी पोलराइजेशन हो चुकी थी, खास करके जो वोक मूवमेंट चला था अमेरिका से, बहुत लोग उससे परेशान थे। जो DEI वोक वगैरह ये जो मूवमेंट जो चले थे, इतनी अमेरिका की पब्लिक परेशान हो गई, वो सब ट्रंप के पीछे चले गए, कई डेमोक्रेटिक ट्रंप के पीछे चले गए, ये स्प्लिट हो गया था। अब जाके ट्रंप की बड़ी जीत हो गई इलेक्शंस में। अब जब जीत हो गई है और वो सिक्योर है, तो जो उनके बीच में ही सपोर्टर्स हैं, उनके आपस में ही अभी पॉलिसी के ऊपर अभी ये मतभेद हो रहा है। कुछ जो चाहते हैं और रेडिकल पॉलिसी करना चाहते हैं और कुछ चाहते हैं कुछ लिबरल पॉलिसी करें। तो ये मैं समझता हूँ इनका लोकल अभी अंदरूनी मामला है कि किस प्रकार से प्रेसिडेंट ट्रंप अभी आगे की पॉलिसी चलाएगा। फर्ज करो, मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ, ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और किस प्रकार से उनके साथ डील करना है, या टैरिफ किस प्रकार से डील। ठीक है, ठीक है कटोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC, ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। सर, बीड़ी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को बोलता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
बलूचिस्तान में हालात पाकिस्तान के नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। ताजा मामले में बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के कलात और क्वेटा शहरों में हुए 2 घातक हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिनमें 29 पाकिस्तानी सैन्यकर्मी मारे गए हैं। BLA प्रवक्ता जियंद बलूच ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि ये बलूचिस्तान पर पाकिस्तान के निरंतर कब्जे का सीधा जवाब है। बताया जा रहा है कि कराची से क्वेटा जा रही सैन्य बस हमले में 27 सैनिक मारे गए। वहीं क्वेटा के हजारगंजी क्षेत्र में एक सैन्य वाहन पर हमले में 2 सैनिक मारे गए। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन के करीबी सहयोगी और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने पश्चिमी देशों पर रूस के खिलाफ युद्ध शुरू करने का आरोप लगाया है और कहा कि रूस को भी जरूरत पड़ने पर पश्चिमी देशों पर सुरक्षात्मक हमले करने चाहिए। इस बीच नाटो के कमांडर ने कहा है कि यूक्रेन को जल्द से जल्द पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली देने की तैयारी चल रही है। वहीं रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने पिछली रात मॉस्को पर ड्रोन हमले किए, जिनमें से अधिकतर को नाकाम कर दिया गया। दूसरी ओर अमेरिका के साथ खनिज सौदे में प्रमुख वार्ताकार यूलिया स्विरिडेंको यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। स्लोवाकिया के विरोध के कारण यूरोपीय संघ दूसरी बार रूस पर नए प्रतिबंध पैकेज को मंजूरी देने में विफल रहा है। स्लोवाकिया ने यूरोपीय संघ के राजदूतों की एक बैठक के दौरान प्रतिबंधों को मंजूरी देने पर वीटो लगा दिया, जबकि माल्टा ने भी इस पर आपत्ति जताई। स्लोवाकिया 2028 से रूसी गैस के सभी आयातों को समाप्त करने के एक अलग प्रस्ताव पर अपनी असहमति के कारण इस पैकेज का विरोध कर रहा है। पूर्वी इराक के कुट शहर के एक हाइपरमार्केट में लगी भीषण आग में कम से कम 61 लोग मारे गए हैं और कई अन्य लापता हैं। इराक के गृह मंत्रालय के अनुसार वासित प्रांत के मॉल में लगी आग में 14 जले हुए शव मिले हैं और नागरिक सुरक्षा टीमों ने इमारत के अंदर से 45 लोगों को बचाया है। मॉल सिर्फ 1 सप्ताह पहले ही खुला था और इसमें एक रेस्तरां और सुपरमार्केट भी था। ब्रिटिश सरकार ने गुरुवार को कहा कि वो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में बड़े बदलाव के तहत 16 और 17 साल के बच्चों को ब्रिटेन के सभी चुनावों में मतदान का अधिकार देने की योजना बना रही है। सरकार ने कहा कि प्रस्तावित बदलाव लोकतंत्र में जनता का विश्वास बढ़ाने के प्रयास का हिस्सा हैं और इससे पूरे ब्रिटेन में मतदान के अधिकार समान होंगे। स्कॉटलैंड और वेल्स में युवा मतदाता पहले से ही स्थानीय चुनावों में भाग लेते हैं। जॉर्जिया की राज्य सुरक्षा सेवा ने गुरुवार को कहा कि उसने $30 लाख मूल्य के यूरेनियम को रखने और बेचने की कोशिश करने के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसका इस्तेमाल एक घातक बम बनाने में किया जा सकता था। जॉर्जिया की राज्य सुरक्षा सेवा ने कहा कि उसने परमाणु सामग्री, विशेष रूप से रेडियोधर्मी रासायनिक तत्व यूरेनियम की अवैध बिक्री और खरीद से जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोका है।